In the name of Allah Almighty, the most merciful and the most beneficial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स को उन्हें शहादत ऑर्डर जो है वो हमारा जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और आज जो है वो हमारा आखिरी लेक्चर है रिगार्डिंग द लॉ ऑफ एविडेंस। तो मुझे एक बार बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है। 139 138 139 तक कल हम कर चुके थे, जिसका रिकॉर्डेड वर्जन जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कर दिया गया था। वंस अगेन मैं वन बाय वन पूछ लेता हूँ। जेबुन्निसा, उमैर, सारा इफ्तिखार, कासिम भट्टी, अली खान, अजीम। अजीम, आप मुझे काइंडली अपना नाम बताएं, बिकॉज ताकि मैं आपको आइडेंटिफाई कर पाऊँ। आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से हैं या नहीं? स्टूडेंट्स, आर्टिकल 140 से आगे आज हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ एविडेंस को। अ विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू राइटिंग। एक गवाह ने जो पहले बयानात दिए हैं तहरीरी तौर पे, या फिर जो एक गवाह के बयानों को तहरीरी तौर पे शक्ल दी गई है, इस बेस पे विटनेस को जो है वो क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, उस पर जिरा की जा सकती है। ठीक है। एंड रेलिवेंट टू मैटर्स इन क्वेश्चन विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम or being proved, but if it is intended to contradict him by the writing, his intention must be for the writing can be proved, be called to those parts of which are to be used for the purpose of contradicting him। ठीक है। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। एक विटनेस की जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं, जो साबका बयानात हैं, जो उसने तहरीरी तौर पे दिए हैं, या जो उसके बयानात को तहरीरी तौर पे शक्ल दी गई है, और जो कि मुतलका है मैटर इन क्वेश्चन से, ऐसे बयानात उसको शो करवाए बगैर आप उसको जो है वो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, अगर आपने उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है। ठीक है। हो गया? 140 क्लियर है? 114 क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। कौन से ऐसे सवालात हैं जो कि कानूनी हैं while doing cross examination? When a witness is cross examined, he may, in addition to the questions herein before referred, be asked any questions which tend। वो कहता है कि जब भी एक गवाह को आप क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, उस पर जरा कर रहे हैं, तो एक तो हमने इस कोड में ऊपर भी देखा है कि हमने उनसे कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, लीडिंग क्वेश्चंस को कल हमने डिस्कस किया। लेकिन उसके अलावा भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस मकसद के लिए? टू टेस्ट हिज वेरासिटी, अगर आपने उसकी सच्चाई मालूम करनी है। टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इन इज हिज पोजीशन इन लाइफ, ये जानने के लिए कि वो है कौन और उसकी जिंदगी में उसका क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है। To shake his credit by injuring his character, although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly expose him to penalty or forfeiture। और उसके जो किरदार है उसको झंझोड़ के, ठीक है, ताकि आप ये पता कर सके, ताकि इस काबिल हो सके कि इस तरह के सवाल जो है वो हो सकता है कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तौर पे उस पर जुर्म साबित कर दें या फिर उसको एक्सपोज कर दें, और वो जो है पेनल्टी के लिए, ये फोर फीचर जो है वो जब्ती के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, यानी कि 142 का जो टाइटल है कि कब गवाह को मजबूर किया जा सकता है जवाब देने के लिए। इफ एनी क्वेश्चन रिलेट्स टू अ मैटर रेलिवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग, जब कोई भी सवाल जो है वो रेलिवेंट है, मुतलका है, किसके? मुकदमे के, सूट के, या फिर प्रोसीडिंग कार्रवाई के। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 शैल अप्लाई देयर टू। तो आर्टिकल 15 जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसकी जो प्रोविजन है वो यहाँ पे अप्लाई होंगी। एंड द विटनेस कैन बी कंपेल्ड टू आंसर। 143 है जी, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। If any question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding, except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it। जब कोई भी जो ऐसा सवाल है जो कि
जो हमारा मैटर है उससे मुतलका नहीं है, गैर मुतलका है, नॉट रेलिवेंट है मुकदमे से या फिर कार्रवाई से। except in so far as it affects to the correct, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it। तो यहाँ पे आके फिर अदालत फैसला करेगी, जो इख्तियार है वो अदालत के पास है कि आया जो है विटनेस को कंपेल करना है, उसको मजबूर करना है इसका जवाब देने पे या नहीं, ये लाजमी तौर पर उसे जवाब लेना है या नहीं। एंड मे इफ इट थिंक्स शुड वार्न द विटनेस दैट ही इज नॉट obliged टू आंसर इट। और अगर वो मुनासिब समझे, यानी कि कोर्ट इफ थिंक्स फिट warn the witness that he is not obliged to answer it in exercising the discretion of the court shall have regard to the following constitution। और वो जो है अदालत विटनेस को वार्न भी कर सकती है कि उसको जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। और इस डिस्क्रिशन में, इस जवाबदीद पे जो नीचे अब हमारे पास प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। Such questions are proper if they are of such nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter which it testifies। अगर ऐसे सवालात बेटा प्रॉपर हैं, जो कि अदालत का जो, अदालत ने जो राय कायम करनी है, जो अदालत ने ओपिनियन लेना है उसको मुतासिर करेंगे, ठीक है, एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, और उससे जो है विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी है कि वो किस हद तक क्रेडिबल है, किस हद तक उस पर यकीन किया जा सकता है उस मामले में जिस पे हम उसको टेस्टिफाई कर रहे हैं, उसकी गवाही ले रहे हैं, ठीक है। Such questions are improper if the imputation which they convey later to the matter so remote in time of such a character that it would not affect or would affect in slight degree the opinion of the court as to the। अच्छा, इसमें ये है कि जहाँ पे प्रॉपरली इफेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये है कि इफेक्ट नहीं करेंगे या स्लाइट डिग्री में इफेक्ट करेंगे, यानी कि मामूली तौर पे जो है कोर्ट के ओपिनियन को या फिर जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस है मैटर में उसको जो है। सच क्वेश्चन या अगर ये मामूली तौर पे हैं, ये स्लाइटली हैं, तो फिर जो है ये इम्प्रॉपर होंगे। अगर वो प्रॉपरली इफेक्ट कर रहे हैं या सीरियसली इफेक्ट कर रहे हैं ओपिनियन ऑफ द कोर्ट को, तो सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर। और फिर नीचे क्लॉज 3 में सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ देयर इज अ ग्रेट डिसप्रोपोर्शन बिटवीन द इंपॉर्टेंस ऑफ द imputation मेड अगेंस्ट द विटनेस कैरेक्टर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिज एविडेंस। और ऐसे जो है अगर वाज़ेह खुला तजाद पाया जाएगा तो फिर भी जो है ये क्वेश्चंस इम्प्रॉपर होंगे। द कोर्ट में इफ इट सीज फिट ड्रॉ फ्रॉम द विटनेस रिफ्यूजल टू आंसर द इंफरेंस दैट द आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल। और अदालत अगर ये ठीक समझे, अगर अदालत को ये मुनासिब लगे, तो वो ये इन्फरेंस ड्रॉ कर सकती है, यानी कि ये समझ सकती है विटनेस के जवाब देने के इनकार से कि अगर जो है वो जवाब दिया जाता तो ये जो है विटनेस के लिए अनफेवरेबल होता, ठीक है। Questions not to be asked without reasonable grounds. No such question as is referred into Article 143 or to be asked unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well founded। एक मिनट रुकिएगा जरा, यहां तक मुझे बताएं पहले, क्लियर है 143 तक। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स, कंट्राडिक्शन कहते हैं तजाद को, ठीक है। मतलब कि जब आप किसी की बात से इत्तेफाक नहीं करते, आप उसकी राय से इत्तेफाक नहीं करते, आप उसको गलत साबित करना चाहते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि हम उसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कासिम भट्टी साहब? बाकी बताएं जी। कासिम भट्टी साहब ओके, उमेर जेबुल निसा, ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा आगे आ जाए। अली खान ओके। 144 है जी। नो सच क्वेश्चन एज इज रेफर्ड इन आर्टिकल 42 अनलेस कह रहे हैं कि जब तक के आर्टिकल 143 में जिन सवालात का हवाला दिया गया है, जब तक के पूछने वाले के पास रीजनेबल ग्राउंड्स ना हो तो उनको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशंस को हम देख लेते हैं। एन एडवोकेट इज इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटर्नी दैट इंपॉर्टेंट विटनेस इज अ डकैत। अब एक वकील को एक अटर्नी ये चीज बता रहा है कि जो गवाह है वो डकैत है।
अब यहाँ पे देखें रीजनेबल ग्राउंड है, क्योंकि वकील को किसने बताया है? अटर्नी ने। ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो विटनेस से, गवाह से पूछता है कि वेदर ही इज अ डकैत और नॉट, तो ये सवाल जो है वो एक तो ये रीजनेबल ग्राउंड्स पे होगा। ठीक है। An advocate is informed by a person in court that an important witness is a decade. The informant, on being questioned by the advocate, given satisfactory reasons for his statement. एक वकील को किसी भी आम आदमी ने बताया अदालत में कि जो एक अहम गवाह है मुकदमे का वो डकैत है, और वकील ने जब जो बताने वाला था उस पे सवालात किए और उसने आगे से उसके मुनासिब जवाबात भी दिए, तो यहाँ पे भी आके वकील के पास रीजनेबल ग्राउंड है कि वो उस गवाह से पूछे कि आया वो डकैत है या नहीं। अ विटनेस ऑफ होम नथिंग वट एवर इज नॉन, एक ऐसा गवाह है जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता वकील, इज आस्क्ड एट रैंडम वेदर ही इज अ डकैत, उससे एवं ही मुंह उठा के अगर पूछ लिया जाए कि आया वो डकैत है या नहीं, तो यहाँ पे बेटा नो रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर द क्वेश्चन। अब समझ गए आर्टिकल 144 को? जल्दी से बताएं। दैट्स फाइन। अदालत का क्या प्रोसीजर होगा अगर सवाल जो है वो विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स पूछा जाए? If the court is of opinion that any such question was asked without reasonable ground, it may, if it was asked by an advocate, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such advocate is subject in the exercise of his profession. अगर अदालत का ये ओपिनियन हो कि ऐसा जो सवाल है वो वकील साहब ने एमी रीजनेबल ग्राउंड्स के बगैर पूछा है, तो फिर जो है अदालत उस केस के जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो हालात हैं, उनकी रिपोर्ट भेज सकती है हाई कोर्ट को, या फिर ऐसी अथॉरिटी को जिसके अंदर एडवोकेट जो है वो अपनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, यानी कि ऑब्वियसली बात है बार काउंसिल को। तो यहाँ पे जो है वो लॉयर के लिए, एक वकील के लिए जो है यहाँ पे एक प्रोविजन मौजूद है कि उसने उसके साथ जो है वो, अगर वो अनरीजनेबल ग्राउंड्स के बगैर कोई सवाल पूछेगा तो किस चीज के लिए वो लायबल होगा। Indecent and scandalous questions. The court may forbid any question or inquiries which it regards as indecent or scandalous. अदालत जो है वो किसी भी ऐसे सवाल से मना कर सकती है जो उसको लगता है कि वो इनडिसेंट है, वो गैर मुनासिब है और स्कैंडलस है, बेबुनियाद है। Also such questions may have some bearing on the questions before the court unless they relate to the fact in issue or to matters necessary to be known in order to determine, जब तक कि वो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड ना हो, या फिर वो ऐसे मामला जो कि बहुत ज़रूरी है जानने के लिए और इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए कि फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो अदरवाइज जो है वो अदालत मना कर सकती है, फॉरबिड कर सकती है फॉर आस्किंग ऑफ द स्कैंडलस एंड indecent questions. Procedure of court in case of defamation, libel, and slander. When a person is prosecuted for making a publication imputation of a defamatory, libel, or slanderous, जब एक आदमी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या उसको सू किया जा रहा है, उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है डिफामेशन के लिए, कि उसने कोई भी ऐसी चीज पब्लिश की है जिसे ये मुआवजा किया जाता है कि वो डिफामेटरी है, उसे किसी की बदनामी हुई है, लिबलस है, स्लैंडरस है, द कोर्ट shall not before it has recorded finding on the issues whether such person did make or publish such imputation, and whether such imputation is to permit any question to be put out any witness for the purpose of injuring the character of the person in respect of whom such imputation has or is alleged to have been made. तो अदालत नहीं करेगी उस वक्त तक जब तक कि वो पहले खुद उस इशू पे अपनी फाइंडिंग्स ना कर ले कि आया ऐसे इंसान ने पब्लिश की है ऐसी इंपोर्टेशन या नहीं की, और जब उसको लगे कि ऐसी जो ऐसा मुआवजा जो है उसकी डिफामेशन के बारे में वो ट्रू है, तो फिर जो है वो परमिट कर सकती है कि वो विटनेस से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जो कि उसके करेक्टर को झंझोड़ना है आपने, ऑब्वियसली बात है, टू शेक इज क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन। और इसमें यही है, आगे आ जाए क्वेश्चंस इंटेंड टू इंसल्ट और अनॉय, ऐसे सवालात जो कि किसी के बेइज्जती करते हैं, किसी की इंसल्ट करते हैं या फिर किसी को गुस्सा दिलाते हैं। द कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच अपीयर्स टू इट टू बी इंटेंटेड टू इंसल्ट और अनॉय। अदालत किसी भी ऐसे सवाल से मना कर सकती है जो कि अदालत को मालूम होता है कि ये इरादतन इसलिए पूछा गया है कि इसका जो मकसद है वो किसी की इंसल्ट करना है या किसी को गुस्सा दिलाना है, और विच थ्रो प्रॉपर इन इट सेल्फ अपीयर्स टू द कोर्ट नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म, ये जो अदालत को लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो ऑफेंसिव इन फॉर्म है, ऑफेंसिव इन नेचर है,
यानी कि इश्ताल दिलाने वाला क्वेश्चन है। यहां तक बताएं, 148 तक क्लियर है? Exclusion of evidence to contradict answers to question testing veracity. When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only insofar as it tends to shake his credit by injuring his certain shall be given to contradict him. But if he answers falsely, he may afterwards be charged giving. When a witness has been asked, जब when a witness has been asked and has answered any question, जब गवाह से कोई सवाल पूछा गया था और उसने इसका जवाब दे दिया इंक्वायरी से रिलेटेड, और उसमें जो है वो हमने फिर जो है वो उसके क्रेडिट को शेक किया है, उसके क्रेडिट को झंझोड़ा है, तो फिर जो है उस कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए। लेकिन अगर वो गलत जवाब देगा तो उस पे गलत एविडेंस देने का चार्ज लगाया जाएगा। ठीक है, फॉल्स एविडेंस देने का चार्ज लगाया जाएगा, अलग पेनल्टी बता दी गई है। Exception 1. If a witness is asked whether he has been previously convicted of any crime, denies it, evidence may be given of his previous conviction. अगर एक गवाह से ये पूछा जाता है कि आया उसको पहले किसी अदालत ने मुजरिम ठहराया है, कन्विक्ट किया है या नहीं, तो उसका एविडेंस दिया जा सकता है उसकी प्रीवियस कन्विक्शन का, अगर कोई है। एक्सेप्शन 2 है, इफ अ विटनेस इज आस्क्ड एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू impeach his impartiality and answer it by denying the first, जैसे he may be contradicted। तो अगर जो है विटनेस से सवाल किया गया है और वो जो फैक्ट्स हैं उनको डिनाई कर रहे हैं उसके जवाबात को देने से, तो फिर उसको जो है वो हम कंट्रैक्ट कर सकते हैं। 150 है जी, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ऑन विटनेस। द कोर्ट में इन योर डिस्क्रिप्शन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम व्हिच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। अदालत अपनी सवाबदीद पे ऐसी पार्टी को जो कि अपने गवाह लेके आई है उन गवाहों से सवाल करने की, उन पे क्वेश्चंस को पुट करने की इजाजत दे सकती है। कैसे सवालात? विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी, जो कि मुमकिना तौर पे एडवर्स पार्टी, मुखालिफ पार्टी की तरफ से जरा के तौर पे, जरा के दौरान पूछे जा सकते हैं। मतलब कि जो है, समझ गए ना इस बात को, 150 को? जल्दी से बताएं। Impeaching credit. The credit of a witness may be impeached in the following ways: by the adverse party with the consent of the court, by the party who calls it। जहां पे किसी भी गवाह के किरदार की बात आ रही है तो उसको जो है वो मुखालिफ फरीक की तरफ से, अदालत के मर्जी से, और ऐसे फरीक की तरफ से जो कि अपना गवाह लेके आया है। बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन्स हु टेस्टिफाई दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्थी ऑफ करेक्टेड। ऐसे इंसानों के सबूत के जरिए जो कि इस चीज की गवाही दे दें कि उनके इल्म के मुताबिक जो गवाह है वो अनवर्थी ऑफ क्रेडिट है, यानी कि वो अपने जो किरदार का पक्का नहीं है। बाय प्रूफ दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड और हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ अ ब्राइब, या फिर वो ये इस चीज का सबूत दें कि जो गवाह है उसने रिश्वत ली है, उसको रिश्वत दी गई है, या उसने रिश्वत लेने की ऑफर को कबूल किया है, और हैज रिसीव्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस, ये ऐसा सबूत देने के लिए उसने कोई और करप्ट इंड्यूसमेंट जो है वो उसको दी गई है। by proof of former statements inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted। यहाँ पर उसकी कोई साबका जो बयानात हैं, जो फॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, अगर वो इनकंसिस्टेंट है, मुतजाद हैं विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस, उसके सबूत के किसी भी हिस्से से, तो विच ही इज लाइबल टू बी कंट्राडिक्टेड। एक इलस्ट्रेशन समझा देता हूँ। ए सूज बी फॉर द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू बी। ए ने बी पर मुकदमा किया है चीजों की कीमतों के लिए जो उसने उसको बेची थी और बी को डिलीवर कर दी थी। सी सेज दैट ए डिलीवर द गुड्स टू बी। सी ने ये कह दिया जी कि ए ने बी को चीजें दी हैं। एविडेंस इज ऑफर टू शो दैट ऑन अ प्रीवियस ओकेजन ही सेड दैट ही हैड नॉट डिलीवर द गुड्स टू बी। अब इस चीज का सबूत दे दिया गया कि पहले किसी मौके पे सी ने ये कहा था कि उसने बी को, यानी ए ने बी को चीजें नहीं दी। अब ये जो एविडेंस है वो एडमिसिबल होगा क्योंकि यहाँ पे जो बात आ गई है वो इनकंसिस्टेंट है विद द प्रीवियस और फॉर्मल स्टेटमेंट। Questions tending to corroborate the evidence of relevant fact admissible when a witness whom is intended to corroborate gives evidence when the relevant fact may be questioned as to any
जब कोई भी गवाह है जिसने किसी भी रेलिवेंट फैक्ट का एविडेंस देना है, तो उसको सवाल किया जा सकता है किसी भी ऐसे सरकमस्टांसेस, हालात के हवाले से जो कि उसने ऑब्जर्व किए हैं, या जो उसकी उसने देखे हैं, या जो उसके पास किसी मुकाम पे हुए हैं। With such fact occurred if the court is of opinion that such circumstances if proof, जबकि अदालत की ये राय हो कि अगर ऐसे हालात जो हैं अगर वो साबित हो जाएं, तो वो जो टेस्टमनी ऑफ द विटनेस है, गवाह की जो गवाही है, वो रेलिवेंट फैक्ट को जो है वो corroborate करेगी, मजीद वाज़ेह करेगी, which he testifies. Former statement of witness may be proved to corroborate later testimony as to the same fact. In order to corroborate the testimony of a witness, any formal statement made by such witness getting the same fact or about the time when the foot fact took place or before any authority legally competent to investigate the facts may be proved. ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि फॉर्मल स्टेटमेंट्स के हवाले से what matters may be proved in connection with proof statement relevant under article 46 or 47. Whenever any statement relevant under article 46 is proved, all matters may be proved either in order to conduct or corroborate it, in order to impeach or confirm the. अच्छा छोड़ दें, इसमें से कोई एमसीक्यूज नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है. रिफ्रेशिंग मेमोरी 155. A witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of transaction concerning which he is questioned. जब किसी भी गवाह को, जब वो अंडर एग्जामिनेशन है, उसकी एग्जामिनेशन की जा रही है, तो वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है, अपनी याददाश्त को ताज़ा कर सकता है बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ, किसी भी ऐसी तहरीर से जो कि उसने लिखी है एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन कंसर्निंग विच ही इज क्वेश्चनड, और सून आफ्टरवर्ड्स दैट द कोर्ट कंसीडर इट लाइटली एट दैट टाइम फ्रेश मेमोरी. The witness may also refer to any such writing made by any other person and read by the witness within the time before said if any read it knew to be correct. जो विटनेस है वो किसी ऐसी तहरीर का भी हवाला दे सकता है जो किसी और इंसान ने लिखी है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ द रिफ्रेशिंग मेमोरी, एंड रीड बाय द विटनेस विद इन द टाइम बिफोर सेट, और जो है वो उसको रीड आउट कर सकता है इफ व्हेन ही रीड इट ही न्यू इट टू बी करेक्ट. Whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may, with the permission of the court, refer a copy to such document. जब भी कोई गवाह जो है वो अपनी याददाश्त को ताज़ा करेगा, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करेगा किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो अदालत की इजाज़त के साथ विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट रेफर टू अ कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, ऐसी दस्तावेज, ऐसी डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है वो अदालत को भी सबमिट करवाएगा, provided that the court be satisfied that there is sufficient of the non-production of the original. An expert may refresh his memory by reference to the professional treatise. हो गया, रिफ्रेशिंग मेमोरी बताएं, क्लियर है. Testimony to facts stated in a document mentioned in Article 155. A witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in Article 155, although he has no specific recollection of the facts themselves if he shows that the facts were predicted recorded in the document. जो आर्टिकल 155 में मेंशन किए गए हैं, a witness may also testify, गवाह गवाही दे सकता है उन हकाइक के ऊपर जो कि किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट में मेंशन है, जैसा कि हमने आर्टिकल 155 में पढ़ा है. ऑल्सो ही हैज नो स्पेसिफिक रिकोलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स themselves, का उसके पास ऐसे हकाइक की जो है मखसूस रिकोलेक्शन ना हो, मौजूदगी ना हो, इफ ही इज श्योर दैट द फैक्ट्स वर क्लियरली रिकॉर्डेड इन द डॉक्यूमेंट. रेज करें. Right of adverse party as to writing used to refresh memory. Any writing referred to under the provisions of the two last preceding articles must be produced and shows adverse party भी required. अब हमने 155 और 156 में जो देखा है कि विटनेस जो है वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है, तो 157 कहता है कि जो एडवर्स पार्टी है, मुखालिफ फरीक है, उसका ये राइट है कि जो हमने लास्ट प्रीसीडिंग आर्टिकल्स में पढ़ा है उसकी जो है मस्ट बी प्रोड्यूस एंड शोन टू द एडवर्स पार्टी इफ ही रिक्वायर्स इट. अगर मुखालिफ फरीक ये रिक्वायर करता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावीज है, वो उसे चाहिए, तो उसको प्रोवाइड की जाएगी. सच पार्टी में इफ ही प्लीजेस क्रॉस एग्जामिन द विटनेस देयर अपॉन, और अगर मुखालिफ पार्टी चाहे तो उस डॉक्यूमेंट की बेस पे गवाह के ऊपर जरा भी कर सकती है, उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती है.
Production of documents. A witness summoned to produce a document shall, if it in his possession or power, bring it to the court, notwithstanding the court may be. A witness summoned to produce a document shall, if it in his possession or power, एक ऐसा गवाह जिसको अदालत ने समन किया है कि वो किसी दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे, पेश करे। शेल इफ इट इन इज पोजेशन और पावर, अगर वो उसके कब्जे में या उसके इख्तियार में है तो ब्रिंग इट टू द कोर्ट, वो अदालत में लेके आएगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन विच देयर मे बी इट्स प्रोडक्शन और टू इट्स एडमिसिबिलिटी, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के। द वैलिडिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्शन शैल बी डिसाइडेड ऑन बाय द कोर्ट, अगर कोई ऑब्जेक्शन है उसकी वैलिडिटी कौन डिसाइड करेगा? अदालत। The court, if it sees fit, may inspect the document unless it refers to the matters of the state or take other evidence to enable determine admissibility. अदालत अगर मुनासिब समझे तो उस डॉक्यूमेंट का मुआयना करेगी, इंस्पेक्ट कर सकती है, जब तक कि वो रियासत के किसी मामलात को जो है वो रेफर ना करता हो। If for such purpose it is necessary to call and document translated, the court, if think we read the translator to give document content secret unless the document shall be given in the evidence and the translator of disobey such action, he shall be held to have common. अगर ये जरूरी है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है तो अदालत अगर मुनासिब समझे तो वो ट्रांसलेटर को, जो तर्जमा करने वाला है, उसको डायरेक्शन देगी कि वो ऐसे डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट को सीक्रेट रखे जब तक कि इस डॉक्यूमेंट को बतौर सबूत ना पेश कर दिया जाए। और अगर जो ट्रांसलेटर है वो इस डायरेक्शन को डिसोबे करेगा तो वो पाकिस्तान पिनल कोड मजमूआ तहत पाकिस्तान के सेक्शन 166 के तहत जो है वो जुर्म का मुर्तकिब पाया जाएगा और उसके लिए जिम्मेदार होगा। Giving as evidence of document called for and produce on notice. When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, and such document is produced by the party calling, he is bound to give it as evidence if the party produced. जब आपने जिस डॉक्यूमेंट के लिए आपने समन किया है, नोटिस किया है, और ऐसा डॉक्यूमेंट पेश कर दिया जाए और पार्टी उसको इंस्पेक्ट कर दे, तो फिर वो बाउंड हो जाते हैं उसका सबूत देने के लिए, अगर पार्टी जो है वो दूसरी उसको रिक्वायर करे। ठीक है। Using as evidence of document production which was refused on notice, when a party refuses to use a produced document which is notice to produce, he cannot produce the। कहाँ पे गए? 160। When a party refuses to produce a document which he has had notice to produce, जब कोई पार्टी इनकार कर दे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने से जिसके लिए उसको नोटिस मिला था प्रोड्यूस करने का, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स यूज द डॉक्यूमेंट एज एविडेंस, वो बाद में उस डॉक्यूमेंट को बतौर एविडेंस जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं दे सकती। यानी कि दूसरी पार्टी के मर्जी के अलावा और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बगैर जो है, अगर वो इन केस ऑफ रिफ्यूजल जो है वो नहीं दे सकती। ठीक है, इज इट क्लियर? जल्दी से बताएं। Judge's power to put questions or order production. The judge may, in order to discover or to obtain proper proof for relevant facts, ask any question he pleases. जज इस मकसद के लिए कि अगर उसको मुतलका हकाइक का प्रॉपर प्रूफ चाहिए तो वो कोई भी सवाल कर सकता है एज ही प्लेजेस, जैसा वो चाहे, इन एनी फॉर्म, जिस मर्जी सूरत में, एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेस, किसी भी वक्त किसी भी गवाह से, और ऑफ द पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट रेलिवेंट और इररेलेवेंट, एंड मे ऑल्टर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। और यहाँ पे मतलब बेटा एक पावर दे दी गई है जज को कि अगर उसको लगता है कि केस में प्रॉपर रेलिवेंट फैक्ट्स है, उसके प्रूफ के लिए प्रॉपरली ये चीजें चाहिए, तो वो फिर किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन का कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। नीदर द पार्टीज नॉट देयर एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्शन, और किसी भी फरीक को या उनके एजेंट्स को जो है ये हक हासिल नहीं होगा कि वो जज साहब की इस बात पे कोई भी ऑब्जेक्शन उठाएं। विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट द क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस अपॉन एनी आंसर गिवन बाय द। और ठीक, अच्छा ये एक एक्सेप्शन है, इसको देख लीजिएगा। आगे आ जाए, हमारे पास है चैप्टर एक्स आई ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। No new trial for improper admission or rejection of evidence. The improper admission or rejection of evidence shall not be ground of itself for a new trial. अगर कोई भी एविडेंस जो है वो इम्प्रॉपरली एडमिट हुआ है, उसको रिजेक्शन हो गई है, तो ये इस चीज का ग्राउंड नहीं बन सकता कि आप उसके लिए नया ट्रायल चलाएं। और रिवर्सल ऑफ एनी डिसीजन इन एनी केस,
और ना ही वो किसी भी केस में किसी भी फैसले को रिवर्स कर सकता है. इफ इट shall appear to the court before which objection is raised that independent of the evidence subjected to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision, or that if the rejected evidence had been received it ought not to have varied the decision. बेटा इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी एविडेंस जो है वो इम्प्रॉपर है या रिजेक्ट हो जाता है तो इस बेस पे आप नया मुकदमा नहीं कर सकते, या कोर्ट का कोई भी डिसीजन जो है वो किसी भी केस में वो रिवर्स नहीं हो सकता. और अगर अदालत को ये लगता है कि ऐसी क्वेश्चन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एविडेंस सबूत के इस्तिस्नाई तौर पे जो है वो उठाई गई है, to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision, or that if the rejected evidence had been received it not to have varied the decision. Decision of the basis on oath. Chapter 12. Acceptance or denial of claim on oath. When the plaintiff takes oath in support of his claim, the court shall, on the application of the plaintiff, call upon the defendant to deny the claim on oath. जब मुद्दई जो है वो हलफ उठाए अपने क्लेम की सपोर्ट में, तो अदालत जो है वो मुद्दई की दरख्वास्त पे मुद्दा लय को बुलाएगी, डिफेंडेंट को, कि वो हलफ पे जो है वो उस क्लेम को डिनाई करे. ठीक है. द कोर्ट में पास सच ऑर्डर्स एज टू द कॉस्ट एंड अदर मैटर्स इट मे डीम फिट. खर्चा खुर्चे के हवाले से अदालत जो ऑर्डर वहां से समझे वो दे सकती है. नथिंग इन दिस आर्टिकल अप्लाइज टू द लॉ रिलेटेड इन फॉर्मेट ऑफ द क्रिमिनल केसेस. चैप्टर 13 है मिसलेनियस. Production of evidence that has become available because of modern devices or information system. Depending on the nature of the case and circumstances, केस के नोयत और हालात पे डिपेंड करते हुए अदालत जो है, इफ डीम अप्रोप्रिएट, अगर उसको मुनासिब लगे, अलाउ टू बी प्रोड्यूस एनी एविडेंस और विटनेसेस रिकॉर्ड बाय द कोर्ट थ्रू द मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक्स इंक्लूडिंग वीडियो कॉल, वाइबर, स्काइप, ईमो, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, लाइनर, कॉलर एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस. तो बेटा यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस, इसमें मेरा एक रिसर्च आर्टिकल भी था, बताया गया कि अदालत जो है वो अलाउ कर सकती है. तो इट मीन्स दैट के जो एविडेंसेस हैं थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस दे आर एडमिसिबल इन कोर्ट. ठीक है. ऑर्डर टू ओवरराइड अदर लॉज. द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर शैल हैव इफेक्ट नॉट. मुबारक हो जी, आपका जो क्यूएसओ है वो कंप्लीट हो गया है. समझ आ गई. अब बेटा ये कोई मुश्किल नहीं है, हमने बेयर एक्ट को कंप्लीटली तौर पे जो है वो डिस्कस कर लिया है. और आई कैन होप के एमसीक्यूज आएंगे और आप जो है 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं और आप जो है वो अच्छे तरीके से इनको अटेम्प्ट कर लेंगे. अगर कोई सवाल है तो मुझे बताएं. ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा? जो लास्ट पार्ट है ये इतना बॉदर नहीं करता, आपको इतना नहीं उलझाता. इट्स ऑलमोस्ट जो है वो इजी. जहां से बात शुरू होती है एग्जामिनेशन वाली, क्रॉस चीफ, सेंटर से कुछ थोड़ा मुश्किल है. वो मुश्किल नहीं है बेटा, बस जो है वो एक्चुअली जो है वो क्यूएसओ इज टेक्निकल टू सम हाउ एक्सटेंट. तो इंशाल्लाह जो है वो आगे प्रैक्टिस में आपने इसको बार बार पढ़ना है. आप जब बार बार इसको पढ़ेंगे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट आप इसकी प्रोविजंस को यूज करेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू मास्टर द क्यूएस. कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ लें. कल से इंशाल्लाह जो है वो हमने अपना क्रिमिनल लॉ शुरू करना है, जिसमें हमने जो है पाकिस्तान पिनल कोड और जो सीआरपीसी है उसको हम शुरू करेंगे. सर डज लेक्चर इज अवेलेबल होल क्यूएसओ? जी बिल्कुल, क्यूएसओ के तमाम जो हमने आज तक जितना भी पढ़ा है वो लेक्चर अपलोडेड है. और इस लेक्चर को भी अपलोड करके इसकी जो प्राइवेट एक्सेस है वो आप लोगों को दे दी जाएगी. ठीक है. ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें. खुश रहें. मिलते हैं कल की क्लास में. अल्लाह हाफिज़.